India's defense export and humanitarian law. The Supreme Court of India earlier this month dismissed a public interest litigation (PIL) related to central government to be directed by Supreme Court to stop exporting defense equipment to Israel as Israel is allegedly committing war crimes in Gaza. सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीआईएल रजिस्टर की गई थी और ये जो पीआईएल थी ये स्पेशली सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट करे कि वो इजराइल के लिए जो डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रही है उसको कंट्रोल करने के लिए, उस एक्सपोर्ट को स्टॉप करने के लिए यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट करे कि वो इस तरह के सिचुएशन में जहाँ पर इजराइल गाजा के अंदर वॉर क्राइम्स कमिट कर रहा है, ऐसा इंडिया को नहीं करना चाहिए। इससे रिलेटेड यहाँ पर पीआईएल सबमिट की गई थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को अर्लियर दिस मंथ डिसमिस कर दिया है। द टॉप कोर्ट रिफ्यूज टू इंटरवीन बिकॉज फॉरेन पॉलिसी इज नॉट इट्स डोमेन। सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआईएल को इसलिए रिफ्यूज कर दिया बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फॉरेन पॉलिसी इसके डोमेन में नहीं आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन है कि वो इजराइल के लिए डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट है जो कि सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में नहीं आता है। What is international law regarding arms export? Arms export के regarding international law क्या क्या है? The most important treaty related to arms export is the Arms Trade Treaty aimed at regulating international trade in conventional arms. वर्ल्ड लेवल पर आर्म्स ट्रेड ट्रीटी ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीटी है रिगार्डिंग आर्म्स एक्सपोर्ट। ये ट्रीटी इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्वेंशनल आर्म्स का एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है। इट मीन्स इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी कॉन्वेंशनल आर्म्स का ट्रेडिंग किया जाएगा या एक्सपोर्ट किया जाएगा वो सभी आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के अकॉर्डिंग किए जाएंगे। आर्टिकल 6(3) ऑफ आर्म्स ट्रेड ट्रीटी बार कंट्री फ्रॉम सप्लाइंग कॉन्वेंशनल आर्म्स इफ दीज आर्म्स वुड बी यूज्ड टू कमिट वॉर क्राइम्स। अगर कोई कंट्री अदर कंट्री के लिए आर्म्स एक्सपोर्ट करता है और अदर कंट्री उस आर्म्स का मिसयूज करता है, वॉर क्राइम्स के लिए मिसयूज करता है, तो इसकी सप्लाई को आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के अकॉर्डिंग बैन किया जा सकता है। आर्टिकल 7 obligates states to assess whether the conventional arm they export would be used by importing country to commit or facilitate a serious violation of international humanitarian law। आर्टिकल 7 के अंडर ये ऑब्लिगेट किया गया है कि कॉन्वेंशनल आर्म्स जो किसी एक कंट्री के द्वारा अदर कंट्री के लिए अगर एक्सपोर्ट किए गए हैं तो उस कंट्री की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसका असेसमेंट करे कि इम्पोर्टर कंट्री कहीं उसका मिसयूज तो नहीं कर रहा है और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को कहीं वायलेशन तो इसमें नहीं हो रहा है। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू दिस ट्रीटी आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। स्पेशल चीज़ इसके साथ यह है कि इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। एज अ रिजल्ट दिस ट्रीटी इज नॉट बाइंडिंग ऑन इंडिया एंड कैन नॉट बी जुडिशियली इनकॉर्पोरेटेड दो सम प्रोविजंस ऑफ द आर्म्स ट्रेड ट्रीटी रिफ्लेक्ट कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। बिकॉज इंडिया ATT का सिग्नेटरी नहीं है और इसकी वजह से इंडिया के ऊपर किसी टाइप का बाउंडेशन नहीं है। इट मीन्स इंडिया एक्सपोर्ट आर्म्स का अदर कंट्री के लिए कर सकता है। फ्यू कंट्रीज हैव कर्ब्ड डिफेंस एक्सपोर्ट टू इजराइल। इजराइल के लिए कुछ कंट्रीज ने डिफेंस एक्सपोर्ट को कर्ब किया है। सम कंट्रीज हैव कर्ब्ड डिफेंस एक्सपोर्ट टू इजराइल। Number 1, a court in Netherlands ordered the Dutch government to block the export of all F-35 fighter jet parts to Israel। नीदरलैंड की एक कोर्ट ने डच गवर्नमेंट के लिए एक ऑर्डर रिलीज किया है और इस ऑर्डर के अंडर ये प्रोविजन किया गया है कि इजराइल के लिए F-35 फाइटर जेट के पार्ट्स का एक्सपोर्ट ब्लॉक किया जाना चाहिए।
The basis of this order is a European Union regulation which prohibit military equipment export to a country if there is a clear risk that the recipient country would use such equipment to violate international humanitarian law. नीदरलैंड की कोर्ट ने जो ये ऑर्डर डच गवर्नमेंट के लिए रिलीज किया है, स्पेशली इसराइल के लिए F-35 फाइटर जेट के पार्ट्स को एक्सपोर्ट करने से रिलेटेड, इट मीन्स एक्सपोर्ट को यहाँ पर बैन किया गया है इस ऑर्डर के अंदर। इसका जो बेसिस है वो यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन इसका बेसिस है। यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई अदर कंट्री इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का वायलेशन करता है, इस तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट का यूज करके, तो उस कंट्री के लिए इस तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट का जो एक्सपोर्ट है उसको प्रोहिबिट किया जाता है। नंबर 2, यूनाइटेड किंगडम्स गवर्नमेंट एक्टिंग अंडर द एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट रिव्यूड इजराइल्स कंप्लायंस विद इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कंसर्निंग द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा। यूनाइटेड किंगडम्स की अगर बात की जाए तो यहाँ की गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के अंदर ये इवेल्युएट किया है कि जिस तरह से इजराइल का गाजा के अंदर वॉर चल रहा है, इसमें ह्यूमैनिटेरियन लॉ का कहीं वायलेशन तो नहीं हो रहा है। तो इसने ये फाइंड आउट किया कि इस कंट्री के लिए, इट मीन्स इजराइल के लिए, वेपन्स का एक्सपोर्ट क्लियरली एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। इफ सर्टेन आर्म्स आर एक्सपोर्ट टू इजराइल दे वुड बी यूज टू कमिट और फैसिलिटेट सीरियस वायलेशंस ऑफ IHL। अगर इस तरह के आर्म्स का इजराइल के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है तो इसकी वजह से ये IHL इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का सीरियस वायलेशन हो सकता है और इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। लीगल गैप इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो आर्म एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो लॉ है और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एक्ट है, इसके बीच में लीगल गैप शो हो रहा है। देयर इज नो रेगुलेशन इन इंडियन लॉ इक्विवेलेंट ऑफ यूके एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट और यूरोपियन यूनियन रेगुलेशंस। इंडियन लॉ के अंदर यूके एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के इक्विवेलेंट और यूरोपियन यूनियन रेगुलेशंस के इक्विवेलेंट इंडिया में कोई रेगुलेशन नहीं है। देयर इज रिक्वायरिंग एन असेसमेंट ऑफ इंडियाज कंप्लायंस विद इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ऑब्लिगेशन इन डिसाइडिंग वेदर टू एक्सपोर्ट डिफेंस इक्विपमेंट टू इजराइल। जिस तरह से इंडिया ने इजराइल के लिए डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट किया है, इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि IHL के ऑब्लिगेशन के कंप्लायंस के साथ इस तरह के जो एक्सपोर्ट है इजराइल जैसे कंट्री के लिए जो कि गाजा के अंदर वॉर कमिट कर रहा है, क्या ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अकॉर्डिंग है। द इंडियन फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 रेड विद वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड दियर डिलीवरी सिस्टम एक्ट 2005 एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है। इसके लिए यहाँ पर 2 एक्ट्स वर्क करते हैं, इंडियन फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 एंड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड दियर डिलीवरी सिस्टम एक्ट 2005। इन एक्ट के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को इंडिया के अंदर वेपन्स के एक्सपोर्ट को रेगुलेट करने की यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है। सेक्शन 35 एंड 2I ऑफ WMDA वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट एंड फॉरेन ट्रेड एक्ट, these sections in India's international obligations under any bilateral, multilateral or international treaty, covenant, convention। सेक्शन 3, 5 एंड 2I MWDA और FTA के जो सेक्शन है, इन सेक्शंस के अंदर इंडिया का कोई भी बायलैटरल, मल्टीलैटरल और इंटरनेशनल ट्रीटी, कॉन्वेंशन या कोवेनेंट होता है तो इसके अंदर इंडिया के लिए इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं। इट मीन्स WMDA और FTA के अंदर कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस इंडिया के लिए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रोहिबिट द एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस गुड्स ड्यू टू इंडियाज इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशंस। इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशंस की वजह से इंडिया अपने डिफेंस गुड्स का एक्सपोर्ट प्रोहिबिट कर सकती है। दिस इज द क्लोजेस्ट इंडियन लॉ गेट्स टू कनेक्टिंग द एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस गुड्स विद इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग डिफेंस गुड्स का एक्सपोर्ट अगर
इंडिया करना चाहता है तो उसके लिए क्लोज इंडियन लॉ जो है वो इससे कहीं ना कहीं मैच करता है। इट मीन्स क्लियरली डिफाइन नहीं है कि इंडिया का जो डिफेंस गुड्स का एक्सपोर्ट है उसके लिए क्या इंडिया ऑब्लिगेशंस रखता है। एज पर इंडिया डोमेस्टिक लॉ द सेंट्रल गवर्नमेंट अनलाइक द यूके एंड ईयू कंट्रीज यूरोपियन यूनियन कंट्रीज इज नॉट अंडर एन ऑब्लिगेशन टू रिव्यू द IHL इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कंप्लायंस ऑफ द कंट्री टू विच इंडिया इज एक्सपोर्टिंग डिफेंस गुड्स। इंडिया के अपने डोमेस्टिक लॉ के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिस तरह से यूके एंड यूरोपियन यूनियन कंट्रीज एक ऑब्लिगेशन रखते हैं और इन कंट्रीज को देखना होता है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कंप्लायंस इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का कहीं वायलेशन तो नहीं हो रहा है। बट इंडिया के पास इस तरह की कोई भी बाउंडेशन नहीं है बिकॉज इंडिया का अपना डोमेस्टिक लॉ उसको वेपन्स एक्सपोर्ट करने की कहीं ना कहीं परमिशन देता है। दस दिस इज अ लीगल गैप, यही है इंडिया और अदर कंट्री यानी ग्लोबली लॉ के बीच में एक लीगल गैप। व्हाट अबाउट इंडिया लाइबिलिटी अंडर द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंडर इंडिया की क्या लाइबिलिटी है। कॉमन आर्टिकल 1 ऑफ द जेनेवा कन्वेंशन विच इज बाइंडिंग ऑन इंडिया ऑब्लिगेट ऑल स्टेट टू रिस्पेक्ट एंड टू इंश्योर रिस्पेक्ट फॉर IHL। जेनेवा कॉन्वेंशन का आर्टिकल 1 ये सभी ऑब्लिगेट स्टेट के लिए ऑब्लिगेट है और सभी कंट्रीज को कहीं ना कहीं बाइंडिंग करता है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का रिस्पेक्ट किया जाए। इट वॉज हेल्ड बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन निकारागुआ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स। दिस प्रोविजन इम्पोज अ नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट। जेनेवा कॉन्वेंशन ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा हेल्ड किया गया था और ये स्टेट के लिए एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन भी है। दस कंट्री आर अंडर ऑब्लिगेशन डू नॉट सप्लाई वेपन्स टू अ कंट्री विच कैन यूज वेपन्स टू वायलेट द कॉन्वेंशन। यही वजह है कि जेनेवा कॉन्वेंशन के रूल्स को फॉलो करते हुए कोई भी कंट्री अदर कंट्री को वेपन्स तब तक सप्लाई नहीं करेगा। इट मीन्स वो वेपन इसलिए सप्लाई नहीं करेगा कि कॉन्वेंशन के अंडर जो वेपन रिलेटेड प्रोविजन है उसका अगर वायलेशन होता है तो वो सप्लाई नहीं करेगा। When India's domestic law, the DMW and FTA are read in light of India's IHL obligation, a clear duty arise not to supply weapons to a country that would use them to breach its IHL obligation, but rather than delivering this obligation using international law, it would be better for India to amend the WMDA and FTA to explicitly assess the IHL compliance of countries importing India defense goods। इंडिया के लिए डिफेंस गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए ये देखना होगा कि जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है कहीं उसका वायलेशन तो नहीं हो रहा है। अगर वायलेशन हो रहा है तो इंडिया को WMDA और FTA को अमेंड करना चाहिए। दिस वे इंडिया विल शोर अप इट्स क्रेडिबिलिटी एज अ रिस्पॉन्सिबल डिफेंस एक्सपोर्टिंग नेशन। इस तरीके से इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर डिफेंस एक्सपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबल डिफेंस एक्सपोर्टिंग नेशन के तौर पर इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ सकती है।